ना स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किससे दिखाते हैं, फाई से। और फाई की जो वैल्यू है बेसिकली वो किसमें दिखाई जाती है, परसेंटेज में, ठीक ना। किसमें दिखाते हैं, परसेंटेज में। इसकी वैल्यू 0 to 100% तक होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 to 100%, या फिर कह सकते हैं 0 to 1। 0 का मतलब 0% और 1 का मतलब 100%। अगर कह रहे हैं 0.9 इसका मतलब है 90%, 0.6 का मतलब 60%। बात समझ में आ रही है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वैरी करती है, या फिर यदि प्रतिशत में बताएं तो 0% से 100%। क्लियर है। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू है। बट हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो इसको समझना है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है क्या। और जब हमने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पढ़ लिया तो क्यों हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं फिर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ रहे हैं। तो दोनों का अपना अलग अलग महत्व है और दोनों ही चीज़ें अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक ना। सबसे पहली बात, जब अभी हमने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पढ़ा तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमें क्या देता है भाई, ये हमें एक्चुअल स्थिति को बताता है। क्या लिखा आपने, ये वास्तविकता में जो सैंपल हमें हवा का सैंपल दिया गया है उसमें वाटर वेपर की मात्रा को दर्शाता है, ठीक ना। एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर टू मास ऑफ ड्राई एयर, ये वास्तविकता में जो है उसको दिखाता है। तो क्या कहें कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी वर्चुअली दिखाता है, नहीं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी ह्यूमिडिटी को ही बताता है, बट थोड़ा अलग तरीके से। ये हमें बताता है कि इनडायरेक्टली बताता है, ये बताता है ह्यूमिडिटी को ही है, बट सीधे सीधे ना कहकर क्या कहता है, घुमा के कहता है। कैसे भाई, समझे। ये हमें ये बताता है कि हवा अभी और कितना नमी एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें क्या बताता है कि ये जो भी गिवन एयर है ये अभी और इसकी कितनी क्षमता है क्या करने की, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की। ये कौन बताता है, रिलेटिव। मान लीजिए जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि एक कंटेनर के अंदर जो हवा है, इसके अंदर जो एयर है, एयर प्लस वाटर वेपर, इसका टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें हवा की मात्रा है 20 ग्राम और एयर की मात्रा है 980 ग्राम, ठीक है। हमने 1 kg हवा ली थी जिसके अंदर ड्राई एयर है 980 और वाटर वेपर है 20 ग्राम। लेकिन इस 35 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग ये हवा अधिकतम नमी ले सकती है कितना, हमने मान लिया 40 ग्राम, ठीक ना। कब, जब ये हवा किस स्थिति में पहुंच जाए, सैचुरेट स्थिति में पहुंच जाए। यानी 35 डिग्री टेम्परेचर पर इस हवा की नमी ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता कितनी है, 40 ग्राम। और अभी हमने मौजूदा स्थिति में क्या देखा कि इसमें कितनी हवा है, 20 ग्राम। तो हम कहेंगे कि इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी है भाई, 0.02। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी है, 0.02। यानी ये एक्चुअल स्थिति बता रहा है। एक्चुअल में इस हवा में 20 ग्राम, 0.02 का मतलब कितना, 20 ग्राम कौन मौजूद है, वाटर वेपर। लेकिन इसी को अगर हमें दिखाना हो किसकी मदद से, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से, तो हम कहेंगे फाई कितना है, 0.5 और 50%। बात समझ में आ रही है। इसी 0.02 ना कह के फाई मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको कितना कहें, कितनी है ये, 0.5 है या 50%। क्यों भाई, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें बताता है कि अभी ये हवा और कितनी नमी क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। बात समझ में आ रही है। तो अभी इसके पास 20 ग्राम है और इसकी अधिकतम लिमिट सैचुरेशन पॉइंट पे कितनी है, 40। यानी इसकी इसने अपनी क्षमता का 50% मॉइस्चर क्या कर चुका है,
एब्जॉर्ब कर चुका है और अभी 50% और कर सकता है। तो देखिए ये भी ह्यूमिडिटी को ही बताया। अब 0.5 का मतलब इसने क्या कहा कि ये हवा तो है, इसमें 20 ग्राम नमी है, लेकिन अभी ये 20 इसने अपनी क्षमता का क्या किया है, आधा नमी ही एब्जॉर्ब किया है और अभी ये आधा और कर सकता है। तो इसी एक ही सैंपल को बताने के, इसमें ह्यूमिडिटी को बताने के दो रास्ते हैं। पहला, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी से डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसमें नमी की मात्रा कितनी है, और दूसरा हम RH यूज कर सकते हैं। ये फाई को क्या कहते हैं, RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। RH की मदद से बता सकते हैं कि इस हवा का जो RH है वो कितना है, 50% है। 50% होने का मतलब इसकी जो नमी है, इसकी इस टेम्परेचर पर ध्यान रखिए, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ तो नमी एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इस टेम्परेचर पर इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, 50%। यानी इसने अपनी क्षमता, अधिकतम क्षमता का आधा मॉइस्चर ही क्या कर रखा है, एब्जॉर्ब कर रखा है। अगर हम इसमें एक फॉगर लगा दें और इसे स्प्रे करें तो अभी ये 20 ग्राम नमी और भी क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। क्लियर है? तो डिफरेंस समझ में आया। हम ह्यूमिडिटी को दो तरीके से बता सकते हैं, एक तो डायरेक्टली बता सकते हैं बाय यूजिंग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और एक इनडायरेक्टली बता सकते हैं बाय यूजिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रही है? दोनों की मदद से ही हम ये दिखा सकते हैं कि किसी भी गिवन सैंपल का ह्यूमिडिटी कितना है। क्लियर है? अब इसको थोड़ा और अलग तरीके से TS डायग्राम के ऊपर समझते हैं ताकि डिटेल में ये हमारे दिमाग में सेट हो पाए। ठीक ना? ठीक है, आइए TS डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर से इसको समझते हैं। ये हमारा सैचुरेशन कर्व, ठीक ना? ये हम एक एम्बिएंट प्रेशर लाइन ड्रॉ करते हैं, P एटमोस्फेयर। ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, दिस इज ऑल्सो P एटमोस्फेयर। ठीक है, और इस टेम्परेचर को हम मान लेते हैं, दिस टेम्परेचर इज द T एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां भी हमने मान लिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? यहां पर हमने एक सैंपल लिया, ध्यान दें, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर एयर है प्लस वाटर वेपर है, और इसमें एक हमने फॉगिंग सिस्टम लगा के रखा है। ठीक है, एक फॉगिंग सिस्टम लगा रखा है। यहां पर एक सैंपल हमने लिया है, ठीक ना? ये सैंपल यहां पे है जिसका T इज इक्वल टू 35 डिग्री और P इज इक्वल टू 1 एटमोस्फेयर। सही लिखा है मैंने? गलत लिखा है, गलत लिखा है। ये लाइन प्रेशर की नहीं है, किसकी है? टेम्परेचर की। प्रेशर की लाइन तो अब बनेगी। ठीक है, दिस इज द P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको डिफाइन करने का क्या तरीका है? दिस इज, इट्स टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड पार्शियल प्रेशर इज ऑफ वाटर वेपर। ठीक ना? ये प्रेशर लाइन तो ये है ना भाई, कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये है। अगर एयर का प्रेशर दिखाना होगा तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। दो लाइन होगी, एक तो एयर के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर है। टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन पे दोनों का, चाहे एयर का टेम्परेचर देखना हो या वाटर वेपर का टेम्परेचर देखना होगा, दोनों का टेम्परेचर हम यहां देखेंगे, और दोनों के लिए टेम्परेचर कितना होगा? 35 डिग्री। लेकिन पार्शियल प्रेशर, ये लाइन हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर एंड दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। क्लियर है? तो ये जो पॉइंट है
टेम्परेचर दोनों का तो 35 होगा, बट दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। क्लियर है? अब जरा देखें हमने क्या किया, सपोज यहां पर हमने माना था कि ये कितना है 20 ग्राम, ठीक ना, और इसका टेम्परेचर कितना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी इस 35 डिग्री पे इसकी मैक्सिमम क्षमता हमने कितना माना है 40 ग्राम कि 35 डिग्री टेम्परेचर पर ये हवा मैक्सिमम नमी कितना ले सकती है 40 ग्राम। ठीक है, अब हमने फॉगर से स्प्रे करने की शुरुआत कर दी। इस हवा के अंदर हम पानी को क्या कर रहे हैं, स्प्रे के थ्रू स्प्रे कर रहे हैं। शुरुआत में जब हमने स्प्रे किया तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ, पानी की मात्रा 5 ग्राम बढ़ गई और 20 से कहां हो गए 25 ग्राम। अब अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज सिखाया था कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। इसको पकड़ के रखना है पूरे साइकोमेट्री में। जैसे ही आपने स्प्रे किया तो मास ऑफ वाटर वेपर जो पहले कितना था इसमें 20 ग्राम, 5 ग्राम बढ़ गया, 20 से कितने ग्राम हो गया 25 ग्राम हो गया। और जब 25 ग्राम हुआ तो अब ये जो लाइन थी पार्शियल प्रेशर की, ये किसके लिए थी 20 ग्राम के करस्पॉन्डिंग थी। ये जो पार्शियल प्रेशर की लाइन हमने ड्रॉ की थी ये कब थी, जब मास ऑफ वाटर वेपर कितना था 20 ग्राम, या फिर पार्शियल प्रेशर 20 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग था। लेकिन जैसे ही हमने वाटर स्प्रे किया 5 ग्राम ह्यूमिडिटी क्या हो गई बढ़ गई, तो पार्शियल प्रेशर किधर जाएगा ऊपर, बिकॉज मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। अगर मास वाटर वेपर का बढ़ा है तो पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा बढ़ेगा। अब हमने देख लिया ये हो गया। बात समझ में आई? तो अब हमें ए से कहां पहुंच गए बी। तो देखें ए जो कंडीशन था, ए की कंडीशन क्या थी 20 ग्राम वाटर वेपर था एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? लेकिन बी पॉइंट, दिस इज बी, बी पे क्या आ गया 25 डिग्री वाटर वेपर एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जरा ध्यान से देखिए हम किधर शिफ्ट हुए। अगर आप पानी ऐड करते जाएंगे तो आप इधर से इधर शिफ्ट होंगे, ये लाइन बनेगी। ये बात समझ में आ रही है? सब कुछ डायग्राम में है। आप ए से कहां पहुंच गए बी पे पहुंच गए। ये ए था आपका, ये पॉइंट ए था, और जब आपने 5 ग्राम ऐड किया तो पार्शियल प्रेशर बढ़ा। तो पार्शियल प्रेशर बढ़ाने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। तो ए से आप कहां आए बी। यहां पर 20 ग्राम था और यहां पर 25 ग्राम वाटर वेपर हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब हमने क्या किया, थोड़ा और स्प्रे कर दिया तो वाटर वेपर 25 ग्राम से बढ़ के कितना हो गया 30 ग्राम। तीसरा पॉइंट सी कितना लिया 30 ग्राम वाटर वेपर एट 35 डिग्री। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, हम टेम्परेचर को क्या रखे हैं कांस्टेंट, क्योंकि अधिकतम क्षमता इस टेम्परेचर पर कहां तक है 40 ग्राम तक। तो ये हमने 30 ग्राम किया। 30 ग्राम करने का मतलब पार्शियल प्रेशर फिर चेंज हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके मास ऑफ वाटर वेपर के। तो एक तीसरी लाइन बनेगी। ठीक ना, ये पॉइंट कौन सा होगा सी, और यहां पर वाटर वेपर की मात्रा कितनी हो जाएगी 30 ग्राम। फिर से इधर आएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट फिर से स्प्रे किया, अब पहुंचे हम 35 ग्राम। ये है डी। ठीक ना, यहां पर कितना हो गया 35 ग्राम। डी पे 35 ग्राम वाटर वेपर एट 35 डिग्री। देखिए कांस्टेंट प्रेशर लाइन ही है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहां पहुंच गए हैं। ठीक ना, और उसके बाद और ज्यादा स्प्रे करेंगे तो हम कहां जाएंगे 40 ग्राम H2O एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही 40 ग्राम जाएंगे यहां पर, अब
इस टेम्परेचर पर नमी की अधिकतम वैल्यू हो चुकी है, ठीक ना। अब अगर हम और ज्यादा स्प्रे करें तो एयर की क्षमता नहीं है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की। और जरा ध्यान से देखिए हम किस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। दिस पॉइंट ई, इसको लिखेंगे इट इज सैचुरेशन टेम्परेचर। ये क्या है? सैचुरेशन टेम्परेचर। किस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये किसके अगेंस्ट है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग। यानी शुरुआत में जब वाटर वेपर की मात्रा कम थी तो पार्शियल प्रेशर कम था। जैसे 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 हम नमी को बढ़ाते जाएंगे हम पार्शियल प्रेशर वाटर वेपर की तरफ से किधर बढ़ते जाएंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ बढ़ते जाएंगे। और जब एयर 100% सैचुरेट हो जाएगी तो हम किस प्रेशर पे आ जाएंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जाएंगे। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जाने के बाद आप उसमें नमी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि उस समय आप वो सुपरहीटेड स्टेट में नहीं। सुपरहीटेड स्टेट में कब थी? जब उसका जो पार्शियल प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या था? कम था। लेकिन जब दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जाएंगे तो पानी पानी ही रहेगा और हवा हवा ही रहेगी। दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो इस तरीके से हम देखते हैं क्या कि जैसे जैसे हम एयर के अंदर वाटर को स्प्रे करते जाएंगे मॉइस्चर की मात्रा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, ठीक ना। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखिए हमारा टॉपिक क्या था भाई? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहीं पे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ रहे हैं, ठीक ना। फाई को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मास ऑफ वाटर वेपर। कैसे लिखते हैं भाई? मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर। ध्यान दें, मास ऑफ वाटर वेपर अंडर सैचुरेशन कंडीशन। कहां? एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ वेपर अंडर सैचुरेशन कंडीशन एट सेम टेम्परेचर। अगर हम इस एग्जांपल के अनुसार देखें तो फाई को क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ वेपर कितना दिया था? शुरुआत में मास ऑफ वेपर कितना था? 20 ग्राम अपॉन मास ऑफ वेपर जब एयर क्या हो गया? सैचुरेट हो गया सेम टेम्परेचर पे। यहां पर हमने लिया था टेम्परेचर कितना था? 35। टेम्परेचर कितना था? 35 डिग्री सेंटीग्रेड था ना। और इसी टेम्परेचर पर जब ये एयर क्या हो जाए? सैचुरेट हो जाए, यानी ऐसे बढ़ते बढ़ते ये पॉइंट है सैचुरेशन पॉइंट, यहां पर पहुंच जाए तब मास ऑफ वेपर कितना है? 40 ग्राम। 40 ग्राम एट द T इज इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जरा देखिए कितना आएगा? 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 और 50%। क्लियर है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनडायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करता है? मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को, ठीक ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनडायरेक्टली बताता है किसी भी गिवन टेम्परेचर पर हवा की मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है। क्लियर है? और इसको दिखाने के लिए सिंपली मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर। कब? जब हवा किस स्थिति में हो? सैचुरेटेड स्थिति में हो एट दी सेम टेम्परेचर। इसी को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लियर है? नोट करें। ठीक है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम दोनों समझ लिया है। नेक्स्ट क्या है हमारा? परसेंटेज ह्यूमिडिटी, ठीक ना। परसेंटेज ह्यूमिडिटी को हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहें या फिर परसेंटेज ह्यूमिडिटी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? म्यू से। परसेंटेज ह्यूमिडिटी का मतलब है यह जो रेशियो है वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का है। ये जो हमने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पढ़ा ना, इसी का हमें रेशियो लेना है 2 बार। कब भाई? एक तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अपॉन फिर से स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लेना है कब? जब मिक्सचर का किस स्टेट में हो?
सैचुरेटेड स्टेट में हो, यानी जब इसने अपनी क्षमता के अधिकतम वैल्यू तक मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है तब उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एक तो सामान्य स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और दूसरा कब, जब वो मिक्सचर किस स्टेट में हो, सैचुरेटेड स्टेट में हो। तो इनका जब हम रेशियो लेते हैं यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का ही रेशियो है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ना तो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए और ना ही प्रेशर, ठीक ना। तो जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी शुरुआत में कितना है 0.02, ओमेगा 1 है 0.02 और ओमेगा जब कौन सा सैचुरेशन कंडीशन में है 0.04, 40 ग्राम। इसका जो आप रेशियो लेंगे ये क्या कहलाएगा, परसेंटेज ह्यूमिडिटी कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, ये सिंपली स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का ही रेशियो है, एक सामान्य स्थिति में और एक सैचुरेशन स्थिति में, ठीक है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है यहां पर वो है टेम्परेचर इन साइकोमेट्री। इसको समझना बहुत जरूरी है। यहां पर हमारे लिए ये समझना बहुत आसान है, लेकिन इन दोनों को समझने में हम हमेशा गलती कर देते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से इसको समझना है। आइए देखते हैं टेम्परेचर इन साइकोमेट्री। टेम्परेचर में हमें तीन तरह की टेम्परेचर को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा ले रहे हैं, DBT, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इसको समझने में कोई समस्या नहीं है। मान लिया मैंने कि ये मेरा क्या है, थर्मोमीटर, जिसके नीचे ये इसका बल्ब है। हमने इस कमरे में इसको रखा, कुछ समय के बाद ये क्या करेगा, टेम्परेचर को सेंस करेगा। यहाँ जो आसपास एयर है उसके टेम्परेचर को ये क्या करेगा, सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद ये हमें बताएगा कि ये जो आसपास की हवा है इसका टेम्परेचर कितना है, ठीक ना। तो किसी भी सामान्य थर्मोमीटर के द्वारा बताया जाने वाला टेम्परेचर क्या कहलाता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इसमें कोई समस्या नहीं, कोई भी थर्मोमीटर निकाला और यहाँ रख दिया, इसने जो भी टेम्परेचर बताया हमें उसी को हम क्या कहते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब इसमें ड्राई बल्ब का क्या मतलब है, यानी इस थर्मोमीटर का ये जो बल्ब है जो टेम्परेचर को सेंस करता है ये बिल्कुल क्या है, सूखा हुआ है, इसमें किसी तरह का मॉइस्चर नहीं है, इसीलिए इसको ड्राई बल्ब कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वेट बल्ब। वेट बल्ब में हमने क्या किया, अब इस थर्मोमीटर का ये जो बल्ब है इसको हमने एक गीले कपड़े से, सूती कपड़े या कॉटन से क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब जब कपड़ा गीला है तो उसके अंदर मॉइस्चर है, तो इसका बल्ब भी क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा, ठीक ना। बल्ब क्या हो गया, गीला। और उसके बाद फिर से हवा में रखा, तो उसके बाद जब इसके बल्ब को कवर कर दिया है तब जो ये टेम्परेचर हमें देगा, सेम थर्मोमीटर, उसके बाद जब इसके बल्ब को गीला कर दिया कॉटन से, तब इसने जो टेम्परेचर हमें दिया उस टेम्परेचर को हमने क्या कहा, वेट बल्ब टेम्परेचर। अब बात आई कि आखिर कपड़े से क्यों गीला किया भाई, क्या जरूरत थी कपड़े से गीला करने की, ठीक ना। तो समझें इस बात को, इसको जब हम कपड़े से गीला करते हैं तो होता क्या है, इसके पास, कपड़े के पास मॉइस्चर, नमी रहती है, ठीक ना। अब जब हम इसे हवा में रखते हैं तो अनसैचुरेटेड एयर जब आती है, अनसैचुरेटेड का मतलब जिसके पास अभी भी नमी एब्जॉर्ब करने की क्षमता बची है, ठीक ना। तो अनसैचुरेटेड एयर आई और इस यहां से उसने नमी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। जब ये नमी एब्जॉर्ब होगी तो लैटेंट हीट एब्जॉर्ब होगा, नमी किसके फॉर्म में जाएगी, सुपरहीटेड वेपर के फॉर्म में, यानी अभी ये अपना फेज क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। तो कुछ ना कुछ लैटेंट हीट यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जब ये लैटेंट हीट यहां से रिमूव होगा तो बल्ब का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने बताया कि स्नान करके जब हम पंखे के नीचे खड़े होते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों, क्योंकि वॉशरूम से जब हमने स्नान करके बाहर आए तो हमारे बॉडी के ऊपर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल किसके हैं, वाटर के हैं, और जैसे ही हम पंखे के नीचे खड़ा होते हैं वो हवा आती है और इस नमी को लेकर कहाँ चल जाती है, एवोपरेट कर देती है। और जब एवोपरेशन होता है तो कुछ हीट तो हवा के साथ मिलती है और कुछ हमारी बॉडी से मिलती है। वैसे ही जब वेट बल्ब के आसपास एवोपरेशन होगा, हवा नमी को लेके जाएगी, तो कुछ टेम्परेचर यहां से भी क्या होगा, कम होगा।
यानी उस समय जो टेम्परेचर हमें मालूम चलेगा वो क्या होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर। क्लियर है? इसका एक मतलब और भी है कि WBT हमेशा छोटी होगी किससे, DBT से, क्योंकि यही टेम्परेचर एक बार तब मेजर किया जब कोई गीला कपड़ा नहीं था तो ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, दोबारा जब गीला कपड़ा लग गया तो कुछ इवेपोरेशन हुआ और टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया। डाउन होने के कारण जो हमें टेम्परेचर मिला वो मिला वेट बल्ब टेम्परेचर। यानी वेट बल्ब टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो हमेशा कम होगी किससे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर से। बट ये कंडीशनल है। कंडीशनल ये है, ये चीजें तभी एप्लीकेबल होंगी जब आने वाली जो हवा इसके संपर्क में है वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। लेकिन यदि जो हवा बह की आ रही है अगर वो सैचुरेटेड है, यानी उसने अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम नमी पहले से ही प्राप्त कर लिया है, जब उस तरह की हवा को हम इसके ऊपर से पास कराएंगे तो उसके इस नमी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हमने भरपेट भोजन कर लिया है और अब हमारे पास रसगुल्ले रख दिए जाएं तो उससे हमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, हमारे पास जगह नहीं है। वैसे ही अगर सैचुरेटेड एयर आ रही है यानी अब उसको नमी से कोई लेना देना नहीं है, आप इसके बल्ब को कितना भी गीला करके रखें, जो हवा आएगी वो इससे नमी को नहीं लेगी। यानी सैचुरेटेड एयर की स्थिति में इसका जो टेम्परेचर है वो ड्राई बल्ब पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो हवा आ रही है वो यहाँ से नमी लेगी नहीं, और अगर नमी लेगी नहीं तो यहाँ एवोपोरेशन होगा नहीं, और अगर एवोपोरेशन होगा नहीं तो यहाँ का टेम्परेचर डाउन होगा नहीं। तो जो भी ड्राई बल्ब था वो किसके बराबर हो जाएगा, वेट बल्ब के बराबर। यानी एट saturation condition dry bulb temperature is equal to wet bulb temperature, and for unsaturated air या condition जो भी लिखें, dry bulb is always greater than wet bulb temperature। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? ये बात तो समझ में आई कि वेट बल्ब हम ऐसे देखते हैं। इसका यूज क्या है? इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है वाटर कूलर में, जो एयर कूलर में, जो हम लोग गर्मी में यूज करते हैं एयर कूलर, उसमें इस वेट बल्ब टेम्परेचर का सबसे ज्यादा यूज है। ये वेट बल्ब टेम्परेचर हमें बताता है कि नमी का यूज करके, पानी का यूज करके हम हवा को अधिकतम कहां तक ठंडा कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? नमी का उपयोग करके हम हवा को अधिकतम कहां तक ठंडा कर सकते हैं, यही बात हमें कौन बताता है, वेट बल्ब टेम्परेचर। मान लीजिए कि हमने मेजर किया थर्मोमीटर लगा करके और ड्राई बल्ब की वैल्यू आई 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब हमने बल्ब को गीले कपड़े से कवर कर दिया तो टेम्परेचर आया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक ना? हमें पता है ड्राई बल्ब 40 और वेट बल्ब 30। अब हमने एक एयर कूलर लगा दिया कमरे में। बात समझ में आ रही है? अब कोई पूछे एयर कूलर में क्या हो रहा है, एक तरफ से पानी गिर रहा है और हवा आती है, उस पानी की नमी को ग्रहण करती है, इससे उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो अब अगर कोई पूछे कि भाई कूलर जो आपने घर में लगाया है ये हवा को कहां तक ठंडा कर सकता है, कहां तक, टिल वेट बल्ब टेम्परेचर। क्योंकि अगर वेट बल्ब टेम्परेचर तक हम पहुंच गए, 30 डिग्री तक पहुंच गए, यानी हवा क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। हवा क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी, और जब सैचुरेट हो गई तो उसके बाद कोई नमी ग्रहण नहीं करेगी। बात समझ में आ रही? ध्यान से समझे। ये हमारा वाटर कूलर है, इधर से एयर आ रही है और ऊपर से क्या गिर रहा है, पानी गिर रहा है, और इधर निकल रही। इधर आया था हवा, ड्राई बल्ब 40 था तो हवा कितने पे आया, 40 पे, और जब ये हवा इस नमी से गुजरा तो यहां पर इसका टेम्परेचर कितना हो गया, सपोज 32 डिग्री, नहीं, हाँ क्या क्या, ओह सॉरी, ये है 30 और ये है 40। ठीक है? बात समझ में आ रही? हवा आई 40 पे, कूलर के पीछे पानी गिर रहा है, घास लगा के रखा है हम लोगों ने। घास इसलिए लगाया था कि सरफेस एरिया क्या हो जाए, बढ़ जाए। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, बढ़ेगा। साथ में एयर की वेलोसिटी थोड़ी कम होगी,
कम होगी तो पानी और हवा का आपस में संपर्क होगा, तब उनके बीच हीट का एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो ये 40 डिग्री पे हवा आई और जब जैसे ही पानी के संपर्क में आया उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो हवा नमी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, और जब एब्जॉर्ब करेगी तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा। बात समझ में आ रही है? और जब टेम्परेचर डाउन हुआ, मान लो ये कहां पहुंचा, 32 डिग्री। अब आप कहें कि अगर हम इसी हवा को अब कूलर में क्या होता है, एक बार जो बाहर से हवा आई दूसरी साइड से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। लेकिन यदि हम इसी हवा को, कमरे की हवा को बार बार रिसर्कुलेट कराएं तो कितने का अभी डिफरेंस आया, 8 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब हम क्या करें, हम फिर से यहां पर क्या कर दें, दूसरा कूलर लगा दें, ताकि हमको क्या लगे कि भाई पहला कूलर ने कितना कम कर दिया, 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर अब इस हवा को हम दोबारा दूसरे कूलर से पास कराएं तो फिर से 8 डिग्री कम हो जाएगा, ठीक ना। तो हम कहां पहुंच जाएंगे, 32 से 8 कम हुआ तो कहां आ जाएंगे, 24। तो एसी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, जब आप इसको दोबारा इससे पास कराएंगे, ठीक ना, तो ये 32 पे इन करेगा और निकलेगा तो कहां पे, 30 पे अधिकतम। अब चाहे आप कितने भी कूलर लगा लो, आप पानी की मदद से टेम्परेचर को कहां तक कम कर सकते हो, टिल वेट बल्ब टेम्परेचर। क्योंकि अभी भी हमने देखा था कि जब हम गीले कपड़े से इसको कवर किया था तो जो टेम्परेचर हमको मिला था वो कितना था, 30। यानी अब ये टेम्परेचर कम क्यों हुआ था, नमी के कारण ना। यानी नमी के कारण अधिकतम तापमान को कितना कम किया जा सकता है, टिल वेट बल्ब टेम्परेचर। अगर आप वेट बल्ब टेम्परेचर तक पहुंच गए तो उसके बाद कितना भी नमी डालते रहो कोई फायदा नहीं। और हम देखेंगे कि जब हम वेट बल्ब टेम्परेचर पहुंचेंगे, आगे साइकोमेट्रिक चार्ट में देखेंगे कि जब हम वेट बल्ब टेम्परेचर पहुंचेंगे तब हम किस अवस्था में होंगे, सैचुरेटेड अवस्था में। क्यों भाई, क्योंकि ये जो टेम्परेचर कम हुआ, क्यों कम हुआ, क्योंकि हवा ने कुछ नमी क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। यानी जब हवा नमी ग्रहण करेगी, करते करते जब 30 डिग्री पे जाएगी तो अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम नमी को ग्रहण कर चुकी होगी। उसके बाद हम कितना भी पानी डालेंगे टेम्परेचर कम नहीं होगा, क्योंकि हवा और ज्यादा नमी ग्रहण नहीं कर सकती। बात समझ में आ रही है? तो ये सिग्निफिकेंस है वेट बल्ब टेम्परेचर का कि एवोपोरेटिव कूलिंग, एवोपोरेशन ही तो हो रहा है, अब वाटर के थ्रू एवोपोरेटिव कूलिंग से आप कितना टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। इस लिमिट को बताने वाला कौन है, वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर वो लिमिट है जिसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि एवोपोरेटिव कूलर का प्रयोग करके हम हवा को कहां तक ठंडा कर सकते हैं। उस वैल्यू को कौन बताता है, वेट बल्ब टेम्परेचर बताता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। डीपीटी। ना डीपीटी क्या है भाई, डीपीटी अभी अभी आपने पढ़ा कि डीपीटी इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ठीक ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर के कॉरस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर है उसी को हम क्या कह रहे हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। या अगर सीधा कहें तो दिस इज द सैचुरेशन टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ये पहला डिफिनेशन आपने लिखा है, ठीक ना। और जो दूसरा इसका डेफिनेशन लिखा है, इट इज द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, ठीक ना। अब इसको हिंदी में समझें जरा। सबसे पहले फर्स्ट, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन का क्या मतलब है। ये वो टेम्परेचर है जिस पर हवा के अंदर जो मौजूद नमी है वो कंडेंस होने की उसकी शुरुआत हो जाती है। यानी जो नमी है वो हवा से क्या होने लगती है, अलग होने लगती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक की बोतल। फ्रिज से निकालकर हम एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखें तो उसके ऊपर वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं। हुआ क्या, जब आपने फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाली तो उसका टेम्परेचर कोल्ड ड्रिंक का बहुत ही कम था, जिसके कारण उसके सराउंडिंग में जो एयर थी वो क्या होने लगी, ठंडी होने लगी। और ठंडा होते 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 एक ऐसा टेम्परेचर आया जहां से हवा में मौजूद नमी उसका साथ क्या कर दिया, छोड़ दिया।
ये वही टेम्परेचर है जहां से हवा और नमी की दोस्ती क्या हो जाती है, टूट जाती है, और हवा अलग हो जाता है और नमी अलग हो जाती है। उसी टेम्परेचर को जहां पर इनकी दोस्ती टूटती है हवा की नमी के साथ, उस टेम्परेचर को ही हम क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग लेते हैं टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम में ये चीज बिल्कुल क्लियरली आप समझ पाएंगे। ये हमने एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन ले लिया और ये हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। यहां पर पॉइंट ए का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, दिस इज पॉइंट ए। तो ये है, अगर हम पार्शियल प्रेशर को ड्रॉ करें, ये आ गया, ठीक ना। अब इस ए वाली हवा के लिए यहां पे हमने हवा लिया, हवा का टेम्परेचर कितना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक ना। और अब यहां पे कोल्ड ड्रिंक की बोतल को रख दिया, तो अब ये जो हवा है उसके संपर्क में आएगी और धीरे 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 उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रही है। अगर उसका टेम्परेचर कम होगा तो यहां से यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। और ये जो टेम्परेचर है, ध्यान से देखें, ये जो टेम्परेचर है, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर वेपर कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स पार्शियल प्रेशर। ध्यान से देखें, ये जो टेम्परेचर है इस प्रेशर के अलोंग है ना, और ये प्रेशर कौन सा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। जब ये टेम्परेचर को हम कम करेंगे तो ये यहां से यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा और इस पॉइंट पे आएगा। ये कौन सा पॉइंट है, सैचुरेशन पॉइंट, ठीक ना। देखिए यहां तक जब तक वो है, यहां तक है, तब तक तो उसका स्टेट क्या है, सुपर हीटेड। लेकिन जैसे ही वो यहां आएगा, यहां वो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड बन जाएगा। और जब इसके आगे जाएगा तो हवा अलग और पानी अलग। तो यहां का जो ये टेम्परेचर है, दिस इज द टेम्परेचर कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर है जहां पर हवा से नमी क्या हो गई, अलग। अब देखिए फिर से एक बार समझें, यहां पे हमने कोल्ड ड्रिंक का बोतल रखा है, तो जो भी हवा उसके सराउंडिंग में होगी ठंडी होगी, ठंडी होगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, नीचे। पहले इतना कम हुआ, फिर इतना कम हुआ, फिर इतना कम हुआ, देखिए इतना कम हुआ, फिर इतना कम हुआ, और जब वो इस पे आएगा तो यहां पहुंचेगा एक बार, और जब यहां पहुंचेगा उसके बाद उसकी पानी की जो बूंदें होंगी इसके आगे वो क्या होने लगेंगी, अलग होने लगेंगी। क्योंकि यहां तक या इस टेम्परेचर तक तो कौन से स्टेट में, अभी भी सुपर हीटेड रीजन में है। लेकिन इस पॉइंट के बाद वेट रीजन में आ गया ना, और वेट रीजन में मिक्सचर होता है हवा और स्टीम का, सॉरी वाटर एंड स्टीम का। बात समझ में आ रही है। तो इस स्थिति में यहां पर आने के बाद हवा और नमी एक दूसरे से क्या होने लगेंगे, अलग होने लगेंगे। यही है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इनिशिएशन, दिस इज, यही तो शुरुआत की पॉइंट है। यही वो पॉइंट है जहां पर हवा से नमी क्या होने लगेगी, अलग होने लगेगी। दैट इज द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन। बात समझ में आ रही है। ये वो पॉइंट है जहां पे कंडेंसेशन की शुरुआत होगी, यानी हवा के साथ नमी क्या होने लगेगा, अलग होने लगेगा। जो दूसरा डेफिनेशन आपने लिखा है, इट इज द सैचुरेशन टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। वही तो है ये पॉइंट, इस पॉइंट के टेम्परेचर को क्या कहते हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर। और ये सैचुरेशन टेम्परेचर किस प्रेशर के अगेंस्ट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। क्लियर है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हम दो तरीके से कह सकते हैं कि इट इज द सैचुरेशन टेम्परेचर। इस पॉइंट का टेम्परेचर का नाम ही सैचुरेशन टेम्परेचर है, और इस प्रेशर का नाम है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। इट इज द सैचुरेशन टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। क्लियर है। और दूसरा, ये वो पॉइंट है जहां से हवा और नमी एक दूसरे से क्या होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं। इनिशिएशन ऑफ द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब पानी और हवा एक दूसरे से
इनिशिएशन का मतलब है शुरुआत होना। बात समझ में आ रही है? दिस इज योर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है? नाउ आगे हम लोग देखेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहां का टेम्परेचर है? सैचुरेशन पॉइंट का। ठीक ना? आगे चल के हम पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड एयर के लिए, सैचुरेटेड एयर के लिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू वेट बल्ब इज इक्वल टू ड्यू पॉइंट। आगे अभी साइकोमेट्रिक चार्ट देखेंगे तो वहां पर हम इसको क्लियरली देख पाएंगे कि जब एयर सैचुरेटेड होगी तब ड्राई बल्ब, वेट बल्ब और ड्यू पॉइंट क्या होंगे? सब के सब आपस में। ये हम लोग बाद में ही पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा जब हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट देखेंगे तो इन चीज़ों को हम वहाँ देख पाएंगे। ठीक ना? अभी इसको पढ़ना सही नहीं। क्लियर है? एक पॉइंट आपने और देखा, ड्राई बल्ब और वेट बल्ब का अंतर क्या कहलाया था? वेट बल्ब डिप्रेशन। डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इज कॉल्ड वेट बल्ब डिप्रेशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रखा है फॉर सैचुरेटेड एयर, फॉर सैचुरेटेड एयर द वैल्यू ऑफ वेट बल्ब डिप्रेशन कितना होगा? सैचुरेटेड एयर के लिए वेट बल्ब डिप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी? 0, क्योंकि सैचुरेटेड एयर के लिए ड्राई बल्ब किसके बराबर होगा? वेट बल्ब। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 0। ठीक ना? तो वेट बल्ब डिप्रेशन इज डीवीटी माइनस डब्ल्यूटी। इसके डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं? वेट बल्ब डिप्रेशन कहते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए यही रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग इसको यहां से आगे लेके जाएंगे। ओके, थैंक यू।